प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 8th क्लास मेंटल मैथ्स के ऊपर और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस पूरे चैप्टर का, और जो भी बेसिक्स है मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन सारे बेसिक्स को एक इस क्लास के अंदर हम पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से समझाएंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है बेटा, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से जानने हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कर्व, या उसे क्या कहते हैं बेटा, प्लेन कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे। देखो बेटा, प्लेन कर्व या हम कर्व बोलें, ये बनता कैसे? जब हमारे पास में मान लो कोई पेपर है, जैसे है तो ये बोर्ड है, मान लो अगर आप पेपर पे वर्क कर रहे हो, पेपर पे, और उसके आपके पास में नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और उन नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो विदाउट लिफ्टिंग पेन या पेंसिल, तो जो भी हम फिगर हमारे को मिलेगी उनको ज्वाइन करने में दैट इज नोन एज अ कर्व या प्लेन कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो यहां डेफिनेशन बनती है, व्हेन वी ज्वाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग पेन, कोई बच्चा पेन से बनाता है या पेंसिल से, या कोई और भी चाहे मार्कर यूज कर रहा है, ठीक है, पेन या पेंसिल फ्रॉम द पेपर वी गेट अ कर्व और प्लेन कर्व। देखो बेटा, कर्व या प्लेन कर्व हम कह सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर देखो बेटा, अगर हम देखो मेरा मार्कर है, अगर मैं मार्कर से एक फिगर बनाता हूँ जैसे ये रही, तो मैंने पेन को कहाँ उठाया, ठीक है, ये देखो, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से हो गया, ये हो गया, ठीक है, और इस तरीके से हम बना सकते हैं, ऐसे भी, ये भी, ठीक है, यहाँ से ओपन इस टाइप का, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये जो भी हमने बनाए ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, कर्व है, या इन्हें प्लेन कर्व कहेंगे। एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी आपको मैथमेटिक्स के अंदर कि जनरल लाइफ में, यानी जो हम डे टू डे लाइफ है, इसमें जो वर्ड मीन आपने वर्ड सुना है कि भाई कर्व का आप अधिकतर लोग ये समझते हैं कि कर्व का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट, लेकिन मैथमेटिक्स में वो डेली लाइफ में होता है, बट मैथमेटिक्स में कर्व का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, इसी तरीके से लिख देता हूँ, इन आवर डे टू डे लाइफ द वर्ड कर्व मीन्स नॉट स्ट्रेट। डे टू डे लाइफ में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाउ एवर इन मैथमेटिक्स कर्व कैन बी स्ट्रेट हो सकते हैं। सही बेटा। अब यहां देखो बेटा, टाइप्स या काइंड्स ऑफ कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व कितने होते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई कर्व कितने टाइप के होते हैं। तो कर्व बेसिकली बेटा होते हैं हमारे दो टाइप के, हमने डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे। एक होता है ओपन कर्व, नाम से जैसे आपको सजेस्ट हो रहा होगा बिल्कुल ही, और एक होता है क्लोज्ड कर्व। ठीक है बेटा, एक तो ओपन कर्व होता है और एक होता है क्लोज कर्व होता है। ओपन कर्व का मतलब हो गया एक ऐसा कर्व जो अपना आप को कट नहीं करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन कर्व कहते हैं हमारे में। तो हम यहाँ बोल सकते हैं अ कर्व
which does not cut itself, ठीक है, is called ओपन कर्व। तो जो कर्व अपना आपको कभी कट नहीं करते एक दूसरे, तो उनका कहते हैं, जैसे इसमें आगे बेटा हमारा ये और ये हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई और ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे ओपन कर्व हैं। सिंपल समझ में आ रहा है? ये कहीं से भी आपको दिख रहा है अपना आपके कट कर रहे हैं, नहीं कट कर रहे, तो ये हमारे ओपन कर्व है। ना क्लोज कर्व, इसी की तरह इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, अ कर्व which cut यानी cuts itself is called a closed curve, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर आ गए हमारे, जैसे बेटा ये आ गया हमारा, ठीक है, और सर्कल टाइप का फिगर आ गया, तो ये कट कर रहे हैं अपना आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे क्या है, और इवन इस तरह का भी बना सकते बेटा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, क्लोज कर्व है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखनी बेटा आपको, एक होता है हमारा सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व यानी एक, पहली बात तो क्लोज कर्व है, यानी एक ऐसा क्लोज कर्व जो एक पॉइंट से एक से ज़्यादा बार नहीं गुजरता, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। यानी यहाँ देखो, अ क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व if it does not pass through one point more than once, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारा सर्कल भी आ जाएगा और ओवल टाइप की जो शेप है वो भी इसके अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। और भी हो सकती हैं, ये मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि यही हो, और भी हो सकती हैं। तो ये हमारे सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा हमारी दो चीज़ें आती हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा, सिंपल सा स्टडी करा कि भाई कर्व या प्लेन कर्व का मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने टाइप ऑफ जो कर्व पढ़े वो ओपन कर्व होते हैं और क्या होते हैं, क्लोज कर्व होते हैं। फिर हमने सिंपल क्लोज कर्व पढ़ा। अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है हमारा पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन, जिसके ऊपर क्वेश्चनों का पूरी की पूरी भरमार है आपके मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो आप पहले बोर्ड के अंदर, जो बोर्ड है हमारा, इस पे स्पेस थोड़ा कम है, पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं इसके बाद में उनको डिस्कस करता हूँ। फिर उसकी हम इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। तो अगला टॉपिक क्या है बेटा? अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास में पॉलीगन। ये ही बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन मैथमेटिक्स में एक ऐसे क्लोज कर्व को कहा जाता है जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। जैसे कि आप एक कल्पना करो कि जब आपसे मैंने बोला कि आपने मैच स्टिक तो देखी होगी बेटा, यानी माचिस देखी होगी। आप माचिस की तीलियों का प्रयोग करके चाहे आप ट्रायंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, तो इनमें जो मैच स्टिक है, यानी ठीक है, यानी माचिस की जो तीली है वो क्या है, एक तरीके से मान लो स्ट्रेट लाइन का वर्क कर रही है। तो इनको मिला के आप कैसा भी अगर कोई क्लोज फिगर बना रहे हो तो वो क्लोज फिगर हमारा क्या कहलाएगा? पॉलीगन। तो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या बनती है बेटा? अ क्लोज कर्व मेड अप ओनली line segments is called a polygon, ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे बेटा? सबसे पहला आ गया इसके अंदर ट्रायंगल आ गया, ठीक है। आप ट्रायंगल देखो,
ठीक है, ट्रायंगल आ गया। दूसरा आ गया, इसके अंदर आ गया हमारा बेटा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आ गया। और थर्ड आ गया हमारा पेंटागन, ठीक है। बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैंने जो फिगर है पेन या पेंसिल को उठा के, बेटा बनाने को हम एक ही बार में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ अब वो कॉन्सेप्ट हमारा चला गया है, क्योंकि हम इन फिगरों को भी हम वन टाइम बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग है पेन पेंसिल, ठीक है। बट ऐसा नहीं समझना है हमारे को, ठीक है। ये है हमारे क्या है, कर्व ही हैं भी हमारे, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, ये तो हो गया बेटा हमारा डेफिनेशन किसकी हो गई हमारी, ये डेफिनेशन थी हमारी पॉलीगन की, ठीक है। अब पॉलीगन में एक इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है बेटा। रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको बड़ा ध्यान से आपको समझना है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन का डिस्कस करेंगे। रेगुलर पॉलीगन किसे कहा जाता है बेटा, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड का मेजर इक्वल हो और सभी एंगल के मेजर भी इक्वल हो। मतलब दो कीवर्ड आपको ध्यान रखने दिमाग के अंदर, यानी अगर कोई पॉलीगन है जिसकी सारी जो साइड्स है, मान लो ये ट्रायंगल है, अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 और ये भी 3, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60, ये भी 60, यानी सारे एंगल इक्वल होंगे अपने आप में और सभी साइड आपस में इक्वल है। तो ऐसे ही पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। सिंपल, आपको समझ में आ गया। तो देखो, इर्रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन whose all sides and angles are equal, ठीक है बेटा। अब यहाँ हम एग्जाम्पल्स देते हैं बेटा, कौन कौन से आएंगे ये ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लर्न करते चले जाओ। इसमें आता है, सबसे पहले आता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हालांकि यहाँ बनाने में हो सकता है कि थोड़ी वैसे नज़र आए आपको, लेकिन एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, अगर सारी साइड, अगर ये ए है, ये भी ए, ये भी है, ये 2 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। हर एक एंगल का जो मेजर होता है ना बेटा, वो 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। अगर मान लो ये इस साइड का मेजर ए है तो इस साइड का मेजर भी ए होगा और इस साइड का मेजर भी ए होगा, ठीक है। तो इसमें आता है पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बात ध्यान रखना बेटा, पॉलीगन के अंदर जो सबसे जो पहला फिगर है, यानी जो लाइन सेगमेंट से बनाया जा सकता है, क्लोज भी है, वो हमारा क्या है, ट्रायंगल होता है। और रेगुलर में क्या होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है। स्क्वायर ये 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा इसको, स्क्वायर को, तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लेना बेटा, क्योंकि एकदम प्रॉपर तो वैसे होनी शेप में, ठीक है। ए बी सी डी, अगर इस साइड का मेजर ए है तो इस साइड का मेजर भी ए होगा, और ये भी ए और ये भी ए। और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा रेगुलर पेंटागन, ठीक है। देखो बेटा, तो स्क्वायर में आपने देखा कि सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और हर एक साइड का जो मेज़र होता है वो सेम होता है। मतलब साइड का मेज़र अगर 3 सेंटीमीटर एक साइड का तो सभी 3 सेंटीमीटर। तो मैंने अननोन यानी जो वेरिएबल है वो ए कंसिडर करा है इसकी साइड के लिए। अब रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या होता है, पेंटागन का मतलब होता है बेटा 5 साइड का बना हुआ, ठीक है ना। तो रेगुलर पेंटागन क्या हो गया, आप एक चीज़ ध्यान करना बेटा, अभी जो स्टार्टिंग के 2 हैं इनको हमने नेम दिया है। जैसे अगर 3 साइड का अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। अगर 4 साइड का जो रेगुलर पॉलीगन है तो हम उसको स्क्वायर करें, ठीक है।
लेकिन अब इसके बाद के जो सारे आएंगे, जो 6 साइड का होगा, 7 साइड का होगा या 5 साइड का होगा, उनके लिए अगर हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, रेगुलर। जैसे 5 साइड वाले के लिए लगाएंगे अगर रेगुलर पेंटागन, 6 साइड वाले के लिए रेगुलर हेक्सागन। तो हम रेगुलर प्रीफिक्स लगा के बात करेंगे, और बाकी इन स्टार्टिंग के 2 के लिए इनको फिक्स कर रखा है, और इनके लिए क्या है, नाम हमारे बिल्कुल अलग है, यहाँ रेगुलर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। नाउ रेगुलर पेंटागन अगर हम कोशिश करें बनाने की तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, आप बना लेना, इस पे ढंग से बन नहीं पाएगा। ठीक है, मार्कर है थोड़ा वैसा है। तो इस तरह का जो पेंटागन है हमारा, इसको मान लेते हैं हम रेगुलर है। ठीक है, तो इसके हर एक एंगल का मेजर 108 डिग्री होता है, यानी 108 डिग्री होता है। ठीक है, और ये साइड ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए और ये भी ए होता है। तो ये होते हैं हमारे रेगुलर पेंटागन, और भी आगे होते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने 2 बेसिक चीज़ें समझी। क्या? एक पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है सिर्फ अ क्लोज फिगर फॉर्म या मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। पॉलीगन में चाहे हमारा ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, बहुत सारे फिगर है। यहाँ हमारे को उनकी साइड और एंगल से कुछ लेना देना है नहीं। बट जब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की, तो इसका मतलब होता है कि उनकी साइड्स और एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, है ना। यानी सारी साइड जितने मेजर की हैं, अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर की है तो सारी साइड 2 सेंटीमीटर की होंगी। अगर एक एंगल 60 डिग्री का है तो सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे रेगुलर का मतलब होता है एंगल और साइड को बड़ा ध्यान से हमारे को वर्क करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अब हम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम पॉलीगन के बारे में, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल से और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक्सटीरियर एंगल, पहले पढ़ते हैं हम इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा बेटा, पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है जो मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट से बनी होती है। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर होती है हम उसको पॉलीगन कहते हैं। हालांकि रेगुलर पॉलीगन एक अलग चीज़ हो जाती है, उसमें सारे साइड्स और एंगल इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमने अभी स्टडी करा था। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, तो पहले हम पढ़ते हैं फॉर इंटीरियर एंगल के बारे में। फॉर इंटीरियर मतलब उसके अंदर के एंगल के बारे में, इंटीरियर एंगल्स। ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है बेटा, इसको ध्यान से रखना। तो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि मेंटल मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग, ये n है बेटा, n नंबर ऑफ साइड्स इज गिवन एज, यानी कोई भी पॉलीगन हो हमारा, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, या पेंटागन हो, हेक्सागन हो, या इससे भी ज़्यादा साइड के हो, मान लो उसकी नंबर ऑफ साइड n है, तो उसके जो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो ऑलवेज होता है, एस से डिनोट कर रहा हूँ बेटा मैं उसको, ये होता है ब्रैकेट के अंदर n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बड़ा काम का है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होंगे मेंटल मैथ्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं, फॉर ट्रायंगल की अगर हम बात करें बेटा, ट्रायंगल के अंदर आपको पता है 3 साइड होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड ट्रायंगल के लिए यानी जो n है वो कितना होता है, 3 होता है। तो इसके सभी एंगलों का जो सम है वो कैसे निकालेंगे बेटा, हम देखो, यानी जितने भी एंगल है इनका सम निकालेंगे, वही फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी n कितना है, 3-2 इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 गया 1 की मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो जो इंटीरियर एंगलों का जो सम है किसी भी ट्रायंगल के लिए कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। यहीं अगर हम बात करें दूसरा,
फॉर क्वाड्रिलेटरल के लिए बात करें बेटा, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितनी साइड होती है बेटा? 4 होती हैं। तो नंबर ऑफ साइड क्या हो गई? 4 हो गई। तो इसके जो इंटीरियर एंगल का जो सम है होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी ये हो गया 4 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 180 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में, यहाँ आ जाएगा s बराबर आ जाएगा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो ये आ जाएगा 360। ऐसी आप पेंटागन के लिए भी बात कर सकते हो, ठीक है। 4 पेंटागन के लिए बात करें हम, तो पेंटागन के लिए आपको पता है कि भाई 5 साइड होती है पेंटागन के अंदर, तो n = कितना हो गया उसके लिए? 5 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उसके इंटीरियर एंगल का जो सम है, यानी जितने भी इंटीरियर एंगल उनका अगर हम सम निकालें तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये आ जाएगा। 5 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा और 180 से मल्टीप्लाएंगे तो 18 × 54, यानी ये आ गया आपका इतना डिग्री, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो फॉर एक्सटीरियर एंगल के लिए बात करें बेटा, हम फॉर एक्सटीरियर एंगल के लिए बात करें, ठीक है, तो दुनिया में कोई भी अगर हमारा पॉलीगन है तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी साइड को जो प्रोड्यूस करके एंगल बनाए, कितने भी एक्सटीरियर एंगल हमने बनाए, उन सब का जो सम होता है वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख देता मैं, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। दैट इज़ अगर हम बात करें तो जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, कोई भी इसी के अंदर डाउट नहीं रखना, ठीक है ना। तो ये इंटीरियर एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी, वो एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी। अब हम डिस्कस करने जाएंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसके ईच एक्सटीरियर एंगल और उसकी नंबर ऑफ साइड के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। आप फटाफट इसको नोट करो पहले बेटा। अगला जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ साइड्स एंड ईच, पहले में लेते हैं बेटा एक्सटीरियर, और आगे हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल के बीच में भी, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर, ये हेडिंग याद करना बेटा ध्यान से, रेगुलर पॉलीगन के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रेगुलर पॉलीगन के लिए रहेगा, ठीक है। तो हम पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मान लेते हैं कि लेट अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ n, ये ऐसे लिख देता हूँ बेटा, n है, थोड़ा n मेरा वैसे बनता है, हैज़ n नंबर ऑफ साइड्स एंड मेजर ऑफ ईच, ठीक है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज थीटा। ये थीटा है बेटा। आप इसको बड़ी क्लास में जाओगे तो एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, थीटा, ठीक है। हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजर क्या है, वो थीटा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा कर लेना, आप एक्स कंसीडर कर लेना, ठीक है।
तो जो वैल्यू होती है, जो नंबर ऑफ साइड होती है, जो नंबर ऑफ साइड होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो रिलेटेड होती हैं 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, आप चाहे इसको दिखा दो नंबर साइड को तो आप एन से दिखाओगे 360 डिग्री, या आप इसको थीटा कंसीडर करो, और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख देना 360 डिग्री अपॉन में एक्स। और अगर आपको निकालना है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो जो नंबर ऑफ साइड है उसको डिवाइड में ले आएंगे हम। ठीक है, यानी 360 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिख देता हूँ हाउ मैनी sides a regular polygon have if measure of an exterior angle is 24 डिग्री। अगर एक रेगुलर पॉलीगन है ना, तो ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है अगर उसके ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है 24 है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ साइड होती है n इक्वल्स टू होती है 360 डिग्री अपॉन में आप x लिख सकते हो या हर एक एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ हमारे पास में सॉल्यूशन में लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, इस फॉर्मूले के अंदर आपको मैंने क्या समझाया बेटा, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, और या थीटा बोलो या x बोलो, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल है, ये ध्यान रखना बेटा, इस एक्सटीरियर एंगल का मेजर है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना दिया है, 24 दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 360 डिग्री को डिवाइड करना है हमें 24 डिग्री से। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड निकल के आ जाएगी। तो ये कट कर सकते हैं हम 6 की टेबल से भी, सिंपल है, 6 6 जा हो गया और 6 4 जा। ठीक है, और डिवाइड करेंगे इसे तो 4 1 जा हो गया और कितना जाएगा, 2 बचा, 4 5, यानी नंबर ऑफ साइड में कितनी आ गई, यानी उसके अंदर 15 साइड है। ठीक है, तो हेंस रेगुलर पॉलीगन हैज़ 15 साइड है। ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन समझ में आया होगा आपको कि ये रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जब मैं आपको मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ टाइप वाइज, तो आपको नज़र आएगा कि इस फॉर्मूले के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। वो कैसे घुमा देता है बेटा क्वेश्चन है, कभी आपको ईच एक्सटीरियर एंगल दे देगा तो नंबर ऑफ साइड पूछ लेगा, अगर नंबर ऑफ साइड दे देगा तो वो पूछ लेगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या है या ईच इंटीरियर एंगल का मेजर क्या है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। तो अगर हमारे को एक के बारे में पता है तो हम दूसरे को भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल है। अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट हो गया इसका। अब हम इंटीरियर एंगल के अंदर क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इसको आप पहले से ही पढ़ते हुए आए हो, तो मान लेते हैं लेट अ रेगुलर, ये सब कुछ रेगुलर के ऊपर वर्क हो रहा है बेटा। रेगुलर पॉलीगन हैज एन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, एंड मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल आ गया, यहाँ पे क्या था बेटा, नोटिस करना, ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए रिलेशन था। अब यहाँ पे जा रहा है ईच इंटीरियर एंगल इज 5 है। ये भी एक बड़ी क्लास में जाके रिप्रेजेंट करना सीखोगे, एंगल को भी हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे वो बनाया हमने और उसमें एक कट लगा दिया स्ट्रेट। बट अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, वाई की टर्म में यूज़ कर सकते हो। देखो ईच एक्सटीरियर के लिए हमने एक्स यूज़ करा है और ईच इंटीरियर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो बेटा, नाउ हमें पता है कि जो सम होता है सभी एंगलों का, इंटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगन के लिए, चाहे वो रेगुलर हो या वो कैसा भी हो, यही होता है। सिंपल बात है। अब आप बताओ बेटा, रेगुलर पॉलीगन के लिए सभी एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, सम को डिवाइड कर दूं हर एक इंटीरियर एंगल से, तो नंबर ऑफ साइड ही तो निकल के आनी है, सिंपल सा। तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो बेटा, अगर ये हमारा सम है, ठीक है, अगर हमने सम को डिवाइड कर दिया, यानी जो टोटल इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एस से डिनोट है, और अगर हमने उस सम को डिवाइड कर दिया किसे, नंबर ऑफ साइड से, तो हमें ईच क्या मिल जाएगा, इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। यानी ईच इंटीरियर एंगल, जिसको हम फाई कहते हैं या वाई से डिनोट करेंगे, वो क्या होगा, सम को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ साइड से। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे, चाहे आप इसको फाई से डिनोट करो या वाई से, सम को हमने क्या देखा है, n-2, और ये आ गया हमारा 180 डिग्री अपॉन में n आ गया। तो ये बन गया हमारे लिए एक फार्मूला। ठीक है बेटा, तो ये हमारे लिए एक फार्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, फाई बोलते हैं इसे या वाई बोलें, ईच इंटीरियर एंगल है। ठीक है, जैसे अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते बेटा। ठीक है, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। व्हाट इज द मेजर ऑफ each interior angle of a regular polygon having 12 sides। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी क्या है, 12 साइड है, यानी उसकी नंबर ऑफ साइड 12 है। तो हमें बताना है कि उसके जो ईच इंटीरियर एंगल का जो मेजर है वो कैसे आएगा। अभी हमने सीखा कि ईच इंटीरियर एंगल का मेजर जो है वाई से दिखाओ या फाई से, वो क्या होता है, n। नंबर ऑफ साइड कितनी है हमारी, 12 है, तो 12 - 2 लिख देते हैं। मैं डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ इंटू 180 डिग्री हो गया, अपॉन में 12 आ गया, तो ये आ गया बेटा हमारा 10 × 180 डिग्री और अपॉन में 12। 6 से कट करें, 6 2 जा, और यहाँ 6 3 जा, इतना आ गया। अब ये 2 से इसको कट करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 5 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारा ईच इंटीरियर एंगल का जो मेजर आ गया, 5 की 3 से करेंगे तो 150 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ईच इंटीरियर एंगल का जो मेजर है 150 है। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल का जो मेजर 150 है, तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ साइड है, यहाँ पे 12 साइड है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। आप जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आगे की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले मैं कुछ नोट लिखवा देता हूँ जो काम के हैं आपको। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखना, द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर या वैसे भी पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दैट इज 180 डिग्री होता है। मतलब जैसे मान के चलो ये एक रेगुलर हमारा ट्रायंगल था, ठीक है, ये रेगुलर एक ट्रायंगल था
तो मैंने इसकी साइड को प्रोड्यूस करके एक और एंगल बनाया। तो मान लो ये वाला एंगल x है और ये एंगल y है, तो ये ऑलवेज रहेगा कि x प्लस वाई का जो सम रहेगा वो 180 डिग्री। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पहले भी स्टडी करा होगा कि अगर आपको एक एंगल का मेजर पता है तो दूसरे का, जैसे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आगे कि अगर हमारे को किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए इंटीरियर एंगल निकालना हो या एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, उनमें से एक ही गिवन हो, तुम इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग, यानी वो ट्राइंगल जो ओवरलैप नहीं करते, नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स दैट कैन बी मेड by joining number of vertices, यानी vertices को ज्वाइन करके जो नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ vertices by joining the number of vertices of a polygon having n number of side। देखो भाई इज गिवन एज, देखो बेटा इवन नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल, तो ये n-2 बन सकते बेटा, यानी जितनी साइड है उसमें से क्या करोगे आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर देते हैं ताकि उधर और कॉन्सेप्ट समझा जा सके। ठीक है, ये हमारा स्पेस है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें पहला फॉर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, तो कोई भी अगर हमारा मान लो इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये रहा, तो ये वर्टिसेस है इसके, तो इनको वर्टिसेस को ज्वाइन करके, इन वर्टिसेस को ज्वाइन करके हमने 2 ही नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बनाए, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, यानी इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी थी, 4 थी, तो नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल कितने बने, यानी 4-2, फॉर्मूला यही कहता है ना, तो कितने बने, नंबर ऑफ ट्रायंगल 2। आगे देखो दूसरा, फॉर पेंटागन की बात करें बेटा, पेंटागन के अंदर कितनी साइड होती हैं, 5 साइडें होती हैं, आपको पता है, ठीक है। अगर 5 साइड हैं तो नंबर ऑफ साइड तो इसकी 5 हो गई, तो नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल कितने हो गए इसके, 5-2 3। अब मैं बताता हूँ उसको। देखो ये वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करा एक ट्रायंगल और इनको ज्वाइन करा 2, देखो 1 2 3। हालांकि आप और भी ट्रायंगल बना सकते हो लेकिन वो ओवरलैपिंग हो जाएंगे, यानी ये उन ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। एक तो 180 वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना और दूसरा नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल। अब हमारे चैप्टर का नाम तो है क्वाड्रिलेटरल। हम क्वाड्रिलेटरल पे अब बहुत देर बाद आए, लेकिन उससे पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर लिए। तो अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब था, क्वाड माने होता है 4 और लेटरल माने होते हैं साइड। तो सिंपल अगर हम इसको स्प्लिट करें वर्ड को, तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है जो मेडअप होता है 4 लाइन सेगमेंट का, या हम कहेंगे सिंपल भाषा में अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय, या इनक्लोज लिख सकते हैं, बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, और डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड is called a quadrilateral। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, ये रहा। ठीक है, A B C और D, एक साइड 2 साइड 3 और ये 4 साइड हो गए। अब क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से,
वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनकी हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है और फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल तो सबसे पहला इसमें होता है बेटा हमारा ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तीसरा हो गया हमारा मान लो काइट्स, वैसे तो और ज़्यादा है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में भी हमारी बहुत सारी टाइप आ जाएगी। इसके अंदर आ गया हमारा रोम्बस आ गया, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे हो जाएगा, ये फिफ्थ नंबर पे और ये सिक्स नंबर पे, ठीक है। काइट ही लिख देता हूँ, काइट्स की लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये वेरियस टाइप के हमारे क्वाड्रिलेटरल है और इन क्वाड्रिलेटरल की हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और फिर हम आ जाएंगे अपने मेन क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, जो हमने अभी यहाँ पे फ्लो चार्ट स्टडी करा था जिसके अंदर मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल उसकी वेरियस टाइप समझाई थी, अब हम डिस्कस करेंगे उसकी वेरियस टाइप को और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं थोड़ा थोड़ा लिख के पहले से ही वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना बनाए, ऑलरेडी लेंदी हो चुकी है, तो मैं कुछ प्रॉपर्टी को लिख के बस आपको समझाऊंगा क्योंकि आपको सिर्फ वो लर्न करनी है। तो सबसे पहला हमने जो क्वाड्रिलेटरल स्टडी करा था वो ट्रापीजियम था। ट्रापीजियम की डेफिनेशन होती है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग exactly one pair of parallel side is called a trapezium, यानी जिसमें जैसे ये ए बी सी डी ट्रापेजियम। यहाँ पे अगर हम बात करें जो साइड ए बी है इज पैरेलल टू डी सी, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी इज पैरेलल टू डी सी। दूसरा था हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहा जाएगा, जब उसकी जो बोथ साइड है, यानी जो दोनों की दोनों साइड हैं, अपोजिट जो साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल हो। यानी ये सिंपल डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज, क्या अपोजिट साइड होगी जो बोथ पेयर है वो पैरेलल होंगे। यानी जैसे इस तरीके से देखो बेटा, ये हमारा थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से बने के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम समझ लो आप, ए बी सी और ये डी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हेयर, ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डी सी के, और बात करें यहाँ से बी सी पैरेलल होगा, बी सी पैरेलल होगा ए डी के, ठीक है। ये कंडीशन होगी। अब हमें क्या करना है, इन फिगरों को ऐसे स्टडी करना है, आप दिमाग में रखना कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टी। हालांकि ट्रापेजियम की कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी होती नहीं तो मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा, बट जो मेन है यहाँ पे पैरेललोग्राम में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहली क्या है, द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी ये पैरेललोग्राम है तो ए बी साइड बराबर होगी डी सी के और बी सी साइड बराबर होगी ए डी के। बात समझ में आ गई। द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस मीन्स कि एंगल बी इक्वल्स टू होगा डी के, एंगल जो ए होगा वो इक्वल्स टू होगा हमारे सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी, साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल है हमारे एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री होते हैं। इस बात का मतलब है बेटा कि जो ये वाला एंगल है प्लस ये वाला एंगल है, इन दोनों का जो सम करेंगे वो 180 डिग्री ही आएगा। क्लियर है। दूसरा, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस बात का मतलब ये हो गया बेटा कि अगर मान लो आपके पास में कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो अगर आप जैसे ए बी सी डी, तो पहला डायगोनल होता है ना जो अपोजिट उसको वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, उसको डायगोनल कहते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब करने का मतलब हो गया बेटा, मान लो ये ओ पॉइंट है तो यहाँ से जो ये साइड है ओ ए इक्वल्स टू होगा ओ सी के और बी ओ इक्वल्स टू होगा ओ डी के या डी ओ के। ये कहने का मतलब है बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्टों में कट करना। क्लियर है। आई होप आपको पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप जल्दी से पहले इसको नोट करो इन प्रॉपर्टीज़ को, फिर मैं आपको रोम्बस, रेक्टेंगल इनकी प्रॉपर्टी समझाता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा, अगली जो क्वाड्रिलेटरल है यानी जो फिगर है वो है हमारा रोम्बस है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया पैरेललोग्राम हैविंग
ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस, यानी जिसकी सभी साइड का जो मेजर है वो इक्वल है। मतलब यहाँ हो गया हेयर, अगर हम बात करें साइड ए बी इक्वल्स टू होगा साइड बी सी, इक्वल्स टू होगा साइड डी सी, इक्वल्स टू साइड डी ए। ठीक है, और पैरेललोग्राम है तो आपको डेफिनेटली पता है कि भाई ए बी साइड पैरेलल होगा किसके, डी सी के, और बी सी साइड पैरेलल होगा हमारा डी ए के या ए डी के बोल देते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रोम्बस की जो आपको लर्न करनी है। उनमें से पहली प्रॉपर्टी है ऑल द साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये सारी की सारी रोम्बस की इक्वल होती हैं। दूसरा अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, भाई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की कोर प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। बस यहाँ पे क्या है कि सारी साइड इक्वल है, ये ऐसा पैरेललोग्राम है, बट अपोजिट जो एंगल है वो तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो इक्वल होंगे, तो वही प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर सप्लीमेंट्री, जिस प्रकार से पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का जो सम था वो 180 डिग्री था, सिमिलरली यहाँ पे भी जो एडजेसेंट एंगल है यानी ये वाला एंगल और ये वाला एडजेसेंट एंगल का मतलब जो बिल्कुल बगल में है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, नहीं सप्लीमेंट्री होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये तो तीसरी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी एट राइट एंगल। यानी अगर हमारा ये रोम्बस है, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो ये एक रोम्बस है, ठीक है, तो जो इसके डायगोनल है, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल तो एक दूसरे को कट करते हैं लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे। समझ में आ गया है? तो नेक्स्ट हमारा जो क्वाड्रिलेटरल था वो था हमारा स्क्वायर था। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं और हर एक एंगल का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि ये ए बी सी और ये डी, तो यहाँ पे हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यार हम बात करें तो पहले तो साइड की कि ए बी साइड इक्वल्स टू होगा बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी होगा, और हर एक एंगल यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ईच मेजर कितना होगा, 90 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना कि जब भी आप पैरेललोग्राम की टाइप पढ़ो, यानी जहाँ पे हमने डेफिनेशन में जिस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोला है तो उसकी जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर अप्लीकेबल है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या है, ऑल द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डेफिनेटली कि ये मैंने लिख भी दिया ऊपर। दूसरा ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज राइट एंगल, वो भी लिख दिया मैंने। अब द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये एक ध्यान रखना आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि जो स्क्वायर होता है तो इसके जो डायगोनल होंगे बेटा, यानी ये स्क्वायर है ए बी सी और डी, तो इसके डायगोनल है जो, ठीक है, यानी ए बी सी डी जो स्क्वायर है तो इसके जो डायगोनल है ए सी बराबर होगा बी डी के, ये कहने का मतलब है इस बात का। ठीक है, डायगोनल भी बराबर होंगे। नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल, यहाँ भी जैसे रोम्बस में जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री पे, यहाँ पे भी स्क्वायर के लिए भी जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे कट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको जो दो और है यानी रेक्टेंगल और काइट, इसके बारे में समझाता हूँ, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए बेटा, तो अगले हमारे बेटा जो क्वाड्रिलेटरल है उनमें आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो मैंने डिफाइन करा है अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके हर एक एंगल का मेजर कितना है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है, उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। तो हियर हम बात करें अगर पैरेललोग्राम है तो ये तो ऑलरेडी कि ए बी पैरेलल होगा हमारे डी सी के, और जो बी सी है ये पैरेलल होगी हमारे ए डी के। ठीक है, ए डी के पैरेलल होगी। ठीक है, अच्छा, ईच एंगल 90 डिग्री मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की बात करें और एंगल डी की बात करें तो इन सब का जो मेजर होगा हर एक का 90 डिग्री। बाकी पे मैं सिंबल लगा देता हूँ, इस सिंबल का मतलब भी 90 डिग्री होता है। क्लियर है? अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेक्टेंगल की, जिस तरीके से हमने स्क्वायर की पढ़ी थी और रोम्बस की पढ़ी थी,
आपको ये बात पता है कि भाई रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, सिंपल सा। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पे एप्लीकेबल है, बट इसके और भी कुछ इसके बारे में जानना है तो वो ये कुछ लिख दिया मैंने। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, राइट एंगल होता है यानी 90 डिग्री होता है, वो ऊपर भी बता दिया। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के उनकी भी लेंथ क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, ठीक है। यानी ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों इक्वल होंगे हमारे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, यानी ए सी इक्वल्स टू होगा हमारा बी डी के, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी होगा। अब बात करें अगली कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी यहाँ पे भी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक तरफ, यानी अगर ये ओ है तो ए ओ और सी ओ दोनों बराबर होंगे, बी ओ और डी ओ भी बराबर होंगे, सही है। तो ये आप इसकी प्रॉपर्टी आप लर्न कर सकते हो लिख के। नेक्स्ट आता है काइट। काइट को हिंदी में पतंग कहा जाता है, और आपने देखा होगा पतंग की कुछ शेप ऐसी होती है। लेकिन खास बात क्या करना है मैथमेटिक्स में, जब हम पतंग के बारे में स्टडी कर रहे हो तो पहला एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये पैरेललोग्राम नहीं है। अ क्वाड्रिलेटर इज सेड टू बी काइट इफ इट हैज़ टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, यानी इसकी जो अगल बगल की जो साइड होती हैं वो तो बराबर होती हैं, लेकिन जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल लेंथ की नहीं होती है। यानी अगर मैं बात करूं कि ये ए डी और ए बी ये बराबर होगा, ए बी इक्वल्स टू ए डी होगा। ऐसी अगर हम बात करें सी डी की तो ये बी सी यानी बी सी और डी बराबर होंगे। बट अगर बात करूं कि ए बी और सी डी की तो ये बराबर नहीं है, और ऐसी ए डी बराबर नहीं है बी सी के, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक और ध्यान रखना, जो स्क्वायर है, स्क्वायर एक रोम्बस भी है, क्योंकि रोम्बस की कंडीशन क्या थी, सारी साइड इक्वल होती हैं उसकी। तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं तो वो रोम्बस भी है। अच्छा, एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल की कंडीशन है कि उसके जो हर एक एंगल का जो मेज़र है वो 90 डिग्री होता है, तो हमारे स्क्वायर के पास में है। लेकिन जो कन्वर्स है इसका वो ट्रू नहीं है। यानी अगर हम बात करें कि सभी रेक्टेंगल क्या हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, नहीं। सभी रोम्बस स्क्वायर हो सकते हैं, नहीं, ठीक है। लेकिन सभी स्क्वायर रोम्बस ही होंगे, सभी जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी होंगे। समझ में गया? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम क्वेश्चनों को 10-10 के सेगमेंट में स्टडी करेंगे। जब तक आप इनके सारे कॉन्सेप्ट को लिख के लर्न कीजिए, ताकि मैं इनको अप्लाई कर सकूं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अगर आप लर्न करेंगे तो आपको क्विक पता होगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, अदरवाइज फिर मिसमैच हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा।